सर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट हैक हो गई थी, तो क्या हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी साइबर क्राइम से सेफ नहीं हैं? आज के टाइम पर कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, दुबई, जहां पर 29,000 भारतीय आज भी बैठे हुए हैं और वहां से सारा का सारा साइबर क्राइम ऑपरेट हो रहा है। अगर मुझे अपना फ़ोन बेचना है तो ये फ़ोन बेचने के लिए मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? कि कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां पर 40 से 50% यूथ सिर्फ साइबर क्राइम में ही एंगेज है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हरियाणा पुलिस को रिवॉर्ड भी किया था कि हरियाणा पुलिस का जो रिकवरी रेट है वो इंडिया में सबसे बेस्ट है। लेकिन क्रिप्टो जो है साइबर क्राइम में बहुत एक्टिवली एंगेज है। ओल्ड सिटीजन्स ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर इस तरह के कॉल्स आते हैं, एक चीज़ जो उनको करनी चाहिए वो क्या है? In the year of 2024, गुरुग्राम साइबर पुलिस has arrested more than 1800 साइबर criminals। अगर आपने 2 प्रिकॉशंस फॉलो कर ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके साथ कभी साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और पॉडकास्ट में। आज बहुत मजा आने वाला है। अलग अलग पॉडकास्ट में बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट को लेकर आ रहे थे। आज का पॉडकास्ट तो और भी ज्यादा स्पेशल है। गुड़गांव साइबर क्राइम के एसीपी श्री प्रियांशु दीवान जी हमारे साथ है। आज सर से समझेंगे पुलिस क्या कर रही है साइबर क्राइम को कम करने के लिए। हमें एज कॉमन सिटीजन क्या करने की जरूरत है जिससे हम साइबर क्राइम से बच सके। सर, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, आप आए इस पॉडकास्ट के लिए। नहीं, द प्लेजर इज ऑल माइन। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं एंड आई होप कि आप ऐसी लोगों को अवेयर करते रहें। और जैसे आपने कहा, ये साइबर क्राइम इज़ वेरी न्यू फील्ड और दिन प्रतिदिन हम देखते जा रहे हैं कि साइबर क्राइम के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं जी। तो उसी मुहिम में जैसे आपने ये एक इनिशिएटिव उठाया तो आई एम एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ दिस थिंग। एंड जितना आई हैव इन माई, जितनी नॉलेज मेरे पास है, जितनी एक्सपर्टीज़ हैं, जितने लाइव केसेस का एक्सपीरियंस है, वो सभी आई होप आपसे मैं शेयर करूं। एंड दिस इज़ लर्निंग फॉर मैनी पीपल। थैंक यू। हरियाणा की बात कर रहे हैं सर। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ गुड़गांव के असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो हमें बहुत सारी डिटेल्स देने वाले हैं गुड़गांव में जो साइबर क्राइम है या हरियाणा में जो साइबर क्राइम है। क्योंकि बात सर हम कर रहे हैं हरियाणा की, हम बात कर लेते हैं नूहू की। एक एपिसेंटर ऑफ क्राइम कुछ टाइम पहले हमने सुना था कि यहाँ पे इतने सारे साइबर फ्रॉड्स यहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो सर, ये कैसे एपिसेंटर बन गया मेवात का नूहू, और क्या पुलिस उस पर कुछ कर रही है, कुछ स्टेप्स लिए हैं, और क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट नू और मेवात, अगर मैं साइबर क्राइम की बात करूं तो एक हॉटस्पॉट के तौर पर मेवात एक स्ट्रांगली इमर्ज हुआ है, एक नया हॉटस्पॉट है। एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू जस्ट मेवात डिस्ट्रिक्ट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग एन हॉटस्पॉट, तो इसमें नेबरिंग काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी सोशियो पॉलिटिकल और एंड इकोनॉमिक कंडीशन मोर और लेस डेमोग्राफी भी सेम टू सेम है। And this includes around 13 to 14 villages of Mathura, Hodal, Hatheen, Mewat district, and this extends up till Mewat. This extends up till Rajasthan. तो राजस्थान में अलवर है, भरतपुर है, डीग है। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूअस बेल्ट जहाँ पर साइबर क्राइम के श्रेणी में ये एक हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। और इट इज़ सरप्राइजिंग टू फॉर मी कि कुछ ऐसे गांव भी हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर 40 से 50% यूथ सिर्फ साइबर क्राइम में ही एंगेज है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ जी। और सरप्राइजिंगली जो तौर तरीके हैं ये साइबर क्राइम के लिए, वो इतने हाईटेक नहीं है। एंड द मोस्ट टू माई अमेजमेंट, जितने भी ये साइबर क्रिमिनल हैं शायद 10वीं 12वीं पास भी नहीं है। सीरियसली। और ये कैसे साइबर क्राइम कर रहे हैं उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक विशिंग फ्रॉड्स के बारे में आपने सुना होगा, फेक कॉल फ्रॉड्स। तो फेक कॉल फ्रॉड्स इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक मॉडस ऑपरेंडी है जिससे कि मेवात के लोग जो हैं वो साइबर क्राइम कमिट करते हैं। तो विशिंग फ्रॉड्स में क्या होता है कि दे इम्पर्सनेट एज अ पुलिसमैन, एज अ डॉक्टर फ्रॉम अ हॉस्पिटल और एज अ रिलेटिव। तो या फिर वो पुलिसमैन बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या आपके कोई रिश्तेदार वगैरह बनेंगे।
एंड दे क्रिएट अ सेंस ऑफ पैनिक और इमरजेंसी। अगर वो पुलिस वाला बनेंगे तो दे विल एलिजिडली क्लेम कि आपके बेटे को हमने रेप के केस में पकड़ लिया है, या आपकी बेटी ने ट्रैफिक चालान वॉयलेट किया है और वो हम अभी अरेस्ट कर रहे हैं। अगर वो हॉस्पिटल के डॉक्टर बनेंगे तो दे विल अगेन इम्पर्सनेट कि आपके फादर का एक्सीडेंट हो चुका है, या फिर अगर वो रिलेटिव बनेंगे देन दे वुड इम्पर्सनेट कि भाई पहचाना, मैं तेरा चाचा या ताऊ बोल रहा हूँ। और तीनों मोड में एट द एंड व्हाट दे वुड सीक इज कि यूपीआई में आप जल्दी अभी 20,000 या 50,000 रुपये यूपीआई करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने विक्टिम्स हैं, विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, विदाउट इंक्वायरिंग, विदाउट एंगेजिंग विद देम, इन द मोमेंट ऑफ पैनिक या इमरजेंसी वो 20,000 यूपीआई कर भी देते। सो दिस इज वन मॉडस ऑपरेंडी। सेकेंड जो उनका मॉडस ऑपरेंडी है वो है सेक्सटॉर्शन का। सेक्सटॉर्शन आज से 2-3 साल पहले बहुत ही प्रोमिनेंट था। और सेक्सटॉर्शंस में क्या होता था कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फेसबुक, तो फेसबुक पर मेल मेंबर्स के पास कोई फीमेल की रिक्वेस्ट आती थी, और ये पेजेस आप देखेंगे भी तो ये पेजेस जनरली 2-3 दिन पुराने एक्टिव होंगे, कोई इनमें लाइव एक्टिविटी नहीं होगी। एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल विदाउट वेरीफाइंग एक्सेप्ट दैट सेट रिक्वेस्ट, और जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो 2-3 दिन तक कुछ बातें होती हैं, काफ़ी इंटीमेट बातें होती हैं। एंड देयर आफ्टर दे एंगेज और दे इंसिस्ट अपॉन अ वीडियो कॉल, आइदर ऑन फेसबुक और ऑन व्हाट्सएप, अगर आपके नंबर एक्सचेंज वगैरह हुए हैं तो। जैसे कोई वीडियो कॉल उठाता है तो दूसरी साइड से कुछ ऑब्सीनिक कंटेंट या पोर्नोग्राफिक कंटेंट चल रहा होता है, जिससे कि और आपका चेहरा वहाँ पर वो स्क्रीन शेयरिंग से वो सेव कर लेते हैं। एंड देन दे एक्सटॉर्ट, बिकॉज सेक्सटॉर्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, सेक्स एंड एक्सटॉर्शन। देन दे ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी कि ये सारे के सारे हम फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर को आपकी वीडियो शेयर कर देंगे, अन्यथा आप हमें 25,000 रुपये, 50,000 रुपये दें। और जैसे कोई अगर 50,000 देता है तो दिस डज नॉट स्टॉप। तो मेवात में ये 2 बहुत प्रोमिनेंट वे में साइबर क्राइम के जो मॉडस ऑपरेंडी हैं चल रहे हैं। एक तो विशिंग फ्रॉड, जिसमें पुलिस, डॉक्टर, रिलेटिव बन के दे क्रिएट अ सेंस ऑफ पैनिक और आपसे यूपीआई में ही स्पेसिफिकली पैसे मांगते हैं। एंड सेकेंडली सेक्सटॉर्शन में, जहाँ पर वो दे क्रिएट सच काइंड ऑफ इम्पर्सनेटेड वीडियो और उसके बाद आपसे अगेन यूपीआई में ही पैसे वापस मांगते हैं। ओके। और इसमें वाई इट हैज़ स्लोली टर्न्ड इनटू अ हॉटस्पॉट, ये एक बहुत ही सोचने वाला तरीका है, क्योंकि एक जोग्राफिकल टेरेन ऐसा है, काफ़ी सेक्लूडेड विलेजेस हैं और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के कुछ विलेजेस हैं। तो जैसे ही पुलिस वहाँ पर रेड कर रही होती है तो देयर कैन बी सम काइंड ऑफ इश्यूज, कुछ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज वगैरह भी होते हैं। एंड क्रिमिनल एंगेज इन फ्लीइंग, जैसे पुलिस आते हैं तो चोर तो एकदम भागते हैं, तो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। जैसे सपोज हरियाणा में है तो हरियाणा से राजस्थान क्रॉस कर लेंगे, अगर सपोज यूपी है, यूपी से हरियाणा आ जाएंगे, तो एक तो वो प्रैक्टिस करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्जी सिम कार्ड्स और फर्जी बैंक खातों में सारी आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं। तो वेन एवर वी सीक के सपोज किसी के साथ जैसे सेक्सटॉर्शन का फ्रॉड हुआ है, तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि जो खाता है वो किसी यूपी या बिहार में किसी एक व्यक्ति का होगा, लेकिन उसने ये साइबर क्राइम एक्चुअल में कमिट नहीं किया होगा क्या कि वो एक म्यूल अकाउंट है जिसको मेवाती लोगों ने कहीं ना कहीं से लेके उस पर साइबर क्राइम कमिट कर रहे हैं। एंड सेकेंडली ऐसे ही सिम कार्ड्स हैं, तो सिम कार्ड्स भी जो कोई ना कोई रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ से आके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स इस हॉटस्पॉट में डिलीवर होते हैं और फिर आगे साइबर क्राइम कमिट होता है। ओके सर, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है लोगों को? देखिए, पुलिस के एक काफ़ी कंसर्टेड ऑपरेशंस भी हुए। वर्ष 2023 में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 500 साइबर क्रिमिनल्स को एक साथ हमने पकड़ा था। देयर वॉज अ मैसिव रेड, एक मैसिव ऑपरेशन था जिसमें मोर देन 5,000 पुलिसमैन वर एंगेज्ड और सारा का सारे सिस्टम वगैरह हमने बंद किया था। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जितने सिम कार्ड्स और म्यूल अकाउंट्स ईजिली अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को रोटेट किया जाता है।
मतलब देयर इज़ अ स्टार्टलिंग स्टोरी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि देखिए वी आर ब्लेस्ड विद ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी, बट हरियाणा, नॉट जस्ट हरियाणा, मतलब ऑल ओवर इंडिया कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर आप बताइए अगर हम किसी को 10,000 रुपये देंगे और उसको कहेंगे कि आप 5 कागज़ों पे अंगूठा लगाएं या साइन करें, तो आपको क्या लगता है वो करेगा या नहीं करेगा? बहुत सारे लोग कर देंगे, बहुत सारे लोग कर देंगे। विदाउट वेरिफिकेशन 5 नए बैंक अकाउंट्स खुल रहे हैं या 5 नए सिम कार्ड्स इशू हो रहे हैं, और वो अगेन ट्रक ड्राइवर्स के थ्रू या वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स के थ्रू ऐसे हॉटस्पॉट में लैंड होते हैं और उनसे फिर साइबर क्राइम कमिट होते हैं। तो अब जैसे ही सपोज आपके साथ कोई साइबर क्राइम का आपके पास केस आया, तो व्हाट इज़ योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट कि ये जो खाता है, एक खाता धारक तो हमारा बैठा है यूपी में या फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में या फिर फॉर एग्जांपल उड़ीसा में, तो हम उसको पकड़ने जाएंगे। उसको पकड़ेंगे तो वहाँ पर एक रिक्शा चालक निकलेगा या फिर कोई जैसे पंसारी की दुकान वाला है या सब फॉर एग्जांपल कोई कबाड़ी वाला है, जो कि कहेगा कि मेरे को तो जी उस व्यक्ति ने लालच दिया था और मैंने अपना जो खाता है 5,000 या 10,000 जैसे मैंने आपको कहा उसमें बेच दिया। जैसे ही हम उससे अगले वाले व्यक्ति को पकड़ेंगे तो उसकी भी कोई स्टोरी होगी, और फाइनली सारा का सारा नेक्सस जो है वो ऐसे हॉटस्पॉट जैसे मेवात है वहाँ पर लैंड करता है। बट क्योंकि दिस इज स्लोली टर्निंग इनटू एन ऑक्यूपेशन फॉर मैनी ऑफ द साइबर क्रिमिनल, तो अगर वो एक दिन में भी 100 कॉल करेंगे तो 100 कॉल करेंगे तो 2 तो व्यक्ति आई होप मतलब दे वुड गेट डिफ्रॉडेड ऑफ देयर हार्ड अर्न्ड मनी। और ऐसे ही अगर 2 व्यक्ति को एक साइबर क्रिमिनल ने फंसाया, और अगर मैंने बताया कि कुछ विलेजेस हैं या कुछ एरियाज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जहाँ पर अगर 40 लोग भी काम कर रहे हैं तो 80 अलग अलग क्षेत्र में केसेस दर्ज होंगे, और उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करने में एक प्रोलॉन्ग्ड एक पूरे रिसोर्सेज लगते हैं, मैन पावर लगती है, टाइम लगता है, टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह चाहिए होते हैं। तो फाइनाइट कैन ओनली बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर एक चीज़ ही जो इन्फिनाइट हो जाएगी या एक बियॉन्ड पैरेलेंस हो जाएगी तो उसको इन्वेस्टिगेट करने में अपने आप चैलेंजेस होंगे। दैट इज़ वाई कम्युनिटी आउटरीच इज़ वेरी मच इज़ द नीड ऑफ आर, एंड साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अब सपोज़ किसी के पास फ़ोन आया कि आपके बेटे को हम अरेस्ट कर लेंगे, या फिर आपके फादर को का एक्सीडेंट हो गया और जल्दी से आप पैसे दीजिए, या फिर ऐसे सपोज़ वीडियो कॉल किसी ने उठा ली और उसको कह दिया कि भाई आपको तो हम बदनाम करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उसको एक बैक एंड पे थॉट प्रोसेस में सोचना नहीं चाहिए कि हाँ भाई ये क्यों हो रहा है, क्या मैं इसमें एक बार इंक्वायर कर लूँ, क्या मैं अपने बेटे से पूछ लूँ जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, या फिर क्या पता मैं अपने फादर से पूछ लूँ जिसका ये इम्पर्सनेट करें कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। बट काफ़ी सारे केसेस में जैसे काफ़ी कंप्लेनेंट्स आते हैं, विक्टिम्स आते हैं, तो हम एक बेसिक जो क्या कहते हैं टेनेंट्स हैं कि हम एक बार इंक्वायर कर लें, पूछ लें, सोच लें, वो सब कुछ हम छोड़ ही देते हैं और पैनिक में तुरंत ही पैसे दे देते हैं। ओके, वंडरफुल सर। हम पॉडकास्ट से पहले जो बातें कर रहे थे, मैं जानने की कोशिश कर रहा था आपकी कितनी बड़ी टीम है, कितने क्रिमिनल्स को एक्चुअली हमने पकड़ा है, दर दबोचा है, वो एक कैमरे के सामने डिस्कशन करना चाहेंगे। तो कितनी बड़ी अगर आपकी टीम की बात करें, हम गुड़गांव की कितनी बड़ी टीम है, कितने लोगों को आपने, अगर 1-2 साल का डेटा हम बात करें, कितने लोगों को पकड़ा है जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व थे? देखिए मेरी टीम काफ़ी अच्छी है। देर आर equipped with all kind of technical resources, and I have a team of around 100 to 110 IUs investigating officers हैं, and you would be surprised to know कि in the year of 2024 गुरुग्राम साइबर पुलिस has arrested more than 1800 साइबर criminals। तो डेली हम 6 साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं। हाँ, डेली बेसिस पे गुरुग्राम साइबर पुलिस 6 क्रिमिनल्स को पकड़ रही है। उनकी पूरे जैसे अब कोर्ट प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, रेड्स हैं, ठीक है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम इज़ अ फेसलेस क्राइम। मतलब हमें पता नहीं कि क्रिमिनल कौन होगा, कहाँ होगा, किस अवस्था में होगा, तो वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है पुलिस के लिए भी।
और उसके बाद भी टीम बहुत ज़्यादा कंसर्टेड एफर्ट करके अगर डेली बेसिस पे 6 क्रिमिनल्स पकड़ रही है और वर्ष में पूरे 1800 क्रिमिनल्स हम पकड़ लेते हैं, तो आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता होगा। तो गुड़गांव पुलिस ने पिछले एक साल में 1800 साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा है। बिल्कुल, एक्टिव साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा है। और ये नॉर्मल क्रिमिनल्स नहीं है, इसमें कई सारे अगर लाइबिलिटीज़ हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर से भी हमने लोगों को अरेस्ट किया है, हमने टेलीकॉम सेक्टर से भी लोगों को अरेस्ट किया है। अगर कहीं पर लाइबिलिटी कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज की हैं उनको भी हमने लाइबल किया है। बट एट द एंड इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक वो हमारी मुहिम के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो आज साइबर क्राइम है, कल को किसी और तरह का क्राइम हो जाएगा, तो लोगों की वल्नरेबिलिटी, उनके जो वीक पॉइंट्स हैं वो तो कोई भी एक्सप्लॉइट कर लेगा। तो डेट इज़ वाई लोगों को सोचना की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। ओके सर, लेट्स से मेरी मदर है, वो मेरे साथ रहती हैं इसलिए शायद ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन बहुत सारे ओल्ड सिटीजन्स ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं और इंडिया में एजुकेशन उतना ज़्यादा पेनिट्रेटेड नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पढ़ा लिखा नहीं है, बस उनके हाथ में फ़ोन आ गया है। तो ऐसे लोगों को अगर इस तरह के कॉल्स आते हैं कि आपका बेटा कहीं एक्सीडेंट कर दिया है, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, या हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिस तरह के केसेस की हम बात कर रहे थे, तो एक चीज़ जो उनको करनी चाहिए वो क्या है? ये आपने बहुत ही एक बेहतरीन सवाल पूछा है। और इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा अगर मैं एक्सटेंशन आपको बताऊं तो जितने ज़्यादा जितना ज़्यादा इम्यून, जितने ज़्यादा वल्नरेबल हमारा सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप है, जितने भी बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं साइबर क्राइम के लिए। क्योंकि आपने सही कहा कि मोबाइल आज से शायद 10 साल पहले इतना ज़्यादा पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आया था। अगर मोबाइल आ गया था तो इंटरनेट का इतना ज़्यादा यूसेज नहीं बढ़ा था। लेकिन आजकल इंटरनेट का सारी जगह पेनिट्रेशन हो चुका है, चाहे वो सॉफ्टवेयर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हों, चाहे आपकी ई-बैंकिंग फैसिलिटीज़ हों। तो अगर किसी भी बुज़ुर्ग को मेरा मैसेज क्लियर शब्दों में देना है तो 2 प्रिकॉशंस हैं जो फॉलो करेंगे। अगर आपने 2 प्रिकॉशंस फॉलो कर ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके साथ कभी साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता। नंबर 1, आप अपने मोबाइल में SMS सेक्शन कंप्लीटली डिलीटेड रखें। SMS सेक्शन, SMS अगर आपके पास कोई भी आते हैं तो आप मान के चलिए कि उसको हम डिलीटेड रखें। सेकेंडली, आपके पास कोई भी अनजान सोर्स से आपके पास चाहे फ़ोन कॉल आ रहा हो, चाहे आपके पास मैसेज आ रहा हो, और वो कुछ भी इम्पर्सनेट करे, चाहे वो पुलिस वाला बन के इम्पर्सनेट करे, चाहे डॉक्टर्स बने, चाहे बैंकिंग ऑफिशियल्स बने, चाहे अमेज़न की वेब सर्विसेज के वाले बोलें, या फिर कहीं किसी भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट के रिप्रेजेंटेटिव बोलें, ऑलवेज इंक्वायर। और किसी के कहने पर कुछ भी ना करें। जैसे बचपन में हम सभी कहते थे कि अनजान व्यक्तियों से हमने चॉकलेट नहीं लेनी। तो आज के बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए मेरे लिए एक छोटी सी वो है कि अनजान नंबर से आपके पास फ़ोन कॉल आए, मैसेज आए, तो प्लीज़ उसको ना उठाएं, प्लीज़ उसको ब्लॉक करें। आपकी लाइफ, आपकी हार्ड एंड मनी बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटे मैसेजेस के लिए। मतलब तुरंत आपके पास जैसे मैसेज आ जाता है और सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि आपकी बिजली का बिल काट दिया जाएगा, आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका सिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, या फिर जैसे अभी हमने मेवात के साइबर क्राइम का पूछा कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाएगा, या आपके सपोज स्पाउस का एक्सीडेंट हो गया, तो एक बार कहो कि यार मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ, ठीक है, आप 5-10 मिनट बाद बात करना, आप कहाँ से बोल रहे हो, आपका क्या नाम है, ठीक है, और आपको मेरा नंबर किसने दिया। और अगर हम 4-5 सवाल पूछेंगे ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साइबर क्रिमिनल आपका फ़ोन उसी टाइम डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो अगर साइबर क्राइम से बचना है तो क्वेश्चंस पूछो। तोड़ मेरे हिसाब से वही है, बहुत बहुत आसान तोड़ है। एक तो अनजान कोई भी मैसेज आए या आपके पास कॉल आए तो तुरंत उसको हम इंस्टेंटेनिटी में, एक पैनिक मोड में, वी शुड नॉट रिएक्ट। 4 क्वेश्चंस पूछ लीजिए। आप कौन हैं,
आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपको मेरा नंबर किसने दिया, ठीक है। और अगर वो सपोज़ कह रहे हैं कि कुछ इम्पर्सनेट कर रहे हैं, तो भाई आप आईडी बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं। व्यक्ति अपने आप फ़ोन काट देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने राहुल शर्मा का पॉडकास्ट देखा है और कहीं ना कहीं मेरी बात से रिलेट करके और ये सारा का सारा एक अवेयरनेस और जागरूकता फैल गई। जी, क्वेश्चंस पूछें। क्वेश्चंस वंडरफुल सर। रेड्स की बात कर लेते हैं। मूवीज में हमने देखा है जी, बट क्योंकि आप रेड्स करते होंगे और आपकी एक टीम होगी जो रेड्स को लीड करती होगी, तो रेड्स कैसे प्लान होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, वो थोड़ा सा आप पब्लिक को अगर बता पाएं। आई एम नॉट श्योर आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो कैसे प्लान होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, वो हम सुनना चाहेंगे। नहीं, रेड्स देखिए कुछ तो इसमें कॉन्फिडेंशियल डेफिनेटली हम रखेंगे कि कैसे प्लान होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, बट जनरल डिस्कोर्स के लिए जितने भी हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेस की नेसेसिटी होती है, जैसे कि बैंक अकाउंट्स डिटेल हैं या उसके कोई सोशल मीडिया यूसेज पैटर्न्स हैं या ई कॉमर्स की यूसेज पैटर्न्स हैं या फिर सपोज़ कुछ भी उसकी मूवमेंट्स वगैरह चेक हो रही हैं, वो सब कुछ हम कैटर करके सारे के सारे लोगों से बातचीत करके, कुछ हमारे खुद के सोर्सेज होते हैं जिनको हम मुख पर खास कहते हैं, उन सब की मदद से हम रेड कंडक्ट करते हैं। और उसके बाद क्योंकि साइबर क्राइम में एक अनचार्टेड टेरिटरी में जाना, जहाँ पर पहले कभी गए ना हो, वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसको हम जानते ही ना हो, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर भी टीम ये सारे के सारे टेक्निकल एविडेंसेस लेके, लोकल इंटेलिजेंस करके, ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग करके पकड़ती है। और फिर मतलब काफ़ी शिद्दत के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद क्रिमिनल सामने आते हैं, और जब सामने आते हैं फिर अगेन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो करके फिर उनको अरेस्ट किया जाता है। जी, भागने की कोशिश करते होंगे ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स हैं, पुलिस पे अटैक करने की कोशिश करते होंगे ज़्यादातर क्रिमिनल्स। हाँ जी, काफ़ी सारे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी होते हैं ड्यूरिंग रेड। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे साइबर क्राइम का कोई केस है, तो सपोज़ हमने किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया, तो कोई भी ऐसा क्रिमिनल नहीं होगा कि जी मैं क्रिमिनल और मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ही यूजेज ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज के भागने की कोशिश करें, छिपने की कोशिश करें, ठीक है, नंबर फ्रीक्वेंटली चेंज करें, ठीक है, अपने हाइड आउट्स में रखें, तो बहुत एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है इन्वेस्टिगेशन। और कपल्ड विद एक सपोज आपके साथ कोई मारपीट हुई है या आपका कोई मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा है या कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो आपको पता है कि व्यक्ति ये है, इसके पीछे हमने जाना है। साइबर क्राइम में हमें अगर कहीं से डिटेल्स वगैरह पता चलती हैं, जैसे मैंने अभी म्यूल अकाउंट्स का आपको पता था, हमें सबसे पहले तो वो वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल मतलब बेनिफिशरी है या नहीं है, और उसी में सारे के सारे फील्ड में जाकर एक पॉपुलेटेड एरिया में उसको ढूंढना जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर्स हैं, लीगल इश्यूज हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। और हमें देखना होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ऐसा ना हो कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो भी हमारे तफ्तीश कर रहे हैं ग्राउंड पर लोग, उनकी भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जिम्मा हमें लेना। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हरियाणा पुलिस को अप्रिशिएट किया था, शायद रिवॉर्ड भी किया था कि हरियाणा पुलिस का जो रिकवरी रेट है वो इंडिया में सबसे बेस्ट है। मतलब अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो हरियाणा पुलिस ने उनके पैसे वापस दिलवाने में या उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसको जो भी नुकसान हुआ है उसको उसकी भरपाई करवाने में हरियाणा पुलिस इंडिया में नंबर 1 पे है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं या देख पा रहे हैं, तो ये एक फैक्ट है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हरियाणा पुलिस को रिसेंटली रिवॉर्ड दिया था फॉर बीइंग द बेस्ट इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंश्योरिंग कि आप लोगों के पैसे वापस लौटा पाएँ। और उसके लिए देखिए सिर्फ एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से नहीं, बल्कि साइबर क्राइम में कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक्टिवली हमने इसमें बैंकिंग जो सेक्टर है उसको एंगेज किया, क्योंकि जितना हम एक्सपेक्टेशंस पुलिस से रखते हैं
उतने अगर सभी से रखेंगे तो आई थिंक हमारा भी काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर्स को हमने काफ़ी एक्टिवेट किया, उनके लिए स्टर्न डायरेक्शंस निकाले। पैरेलली जितने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको हमने एक्टिवली रीच आउट किया। और थर्डली जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर जाइंट्स हैं, जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, इनसे भी हमने एक्टिव कोलैबोरेशन किया। तो नॉट जस्ट एट गुरुग्राम लेवल, राइट अप टिल द पुलिस हेडक्वार्टर लेवल, मल्टी हायरार्की मीटिंग्स हुई, जिसकी वजह से हम ये एक पायदान हासिल कर पाए और लोगों की मैक्सिमम रिकवरी वगैरह हम करवा पाए। ओके एक डेटा मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि जो ये रिकवरी है ये 27 to 28% है। जी, जनरली जो रिकवरी हमारी रहती है वो अराउंड 25 से 27% तक जाती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में रहती है, क्योंकि जनरली जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर पर, विच इज़ 1930, जितनी जल्दी आप उस पर रिपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पैसे जो फ्रॉडस्टर के खाते हैं उनमें फ्रीज हो जाए। तो जैसे ही आपने 1930 पर कॉल किया, उसी टाइम क्या होता है कि आरबीआई सारे के सारे बैंकिंग इंडस्ट्री में सारे बैंक्स को डायरेक्ट करती है कि ये सारे फ्रॉडस्टर के खाते हैं और इनको आप तुरंत फ्रीज करें। और जैसे ही वो खाते फ्रीज हो जाते हैं तो उसमें आपकी जो डिफ्रॉडेड अमाउंट है वो सिक्योर रह जाती है, और वो सिक्योर्ड अमाउंट आफ्टर कोर्ट प्रोसीजर वो आपके पास वापस मिल जाती है। तो हमने इसी में थोड़ी सी एक सिस्टेमिक चेंजेस किए। हमने बैंकिंग्स को एक्टिवली एंगेज किया, हमने जितने भी आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको एंगेज किया, जैसे कुछ फर्जी नंबर हैं उनको ब्लॉक करवाना। तभी जाके जो ये रिकवरी प्रतिशत है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि ये 11-12% से बढ़ के आज के टाइम पर 26-27% पहुँच चुकी है। कितने सालों में सर? 11-12 से? ये तकरीबन 1.5-2 सालों में ही ये हमने देखा है। तो इसमें तो आपका सिग्निफिकेंट रोल रहा होगा। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ, मल्टीपल हायरार्की में मेरे बॉसेस हैं, मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, बट एक कलेक्टिव कोलैबोरेटिव अप्रोच से सभी ने साथ दिया, सभी ने मेहनत की और ये हम फील्ड पर पहुंच पाए। ओके, क्रिमिनल्स की बात कर रहे थे सर, साइबर क्रिमिनल्स की बात कर रहे थे। क्या ये इंडिया में ही बैठ के ये साइबर क्राइम्स कर रहे हैं या ये कहीं और बैठे हैं? क्या आपको, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बंधुआ मजदूरी, स्लेवरी आज के टाइम पर हो रही है? शायद नहीं। क्या आपने कभी साइबर स्लेवरी नाम की टर्मिनोलॉजी सुनी है? सुना तो है। आज के टाइम पर कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, दुबई, ऐसे कहीं ज़्यादा देश हैं और ऐसे कहीं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पर 29,000 भारतीय आज भी बैठे हुए हैं और वहाँ से सारा का सारा साइबर क्राइम ऑपरेट हो रहा है। तो साइबर क्राइम, आज का जो साइबर क्राइम है, दिस इज़ नॉट अ नेशनल फिनोमिना, इट्स अ ट्रांसनेशनल फिनोमिना। प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से देयर आर सेवरल, आई वोंट बी नेमिंग सम कंट्रीज, बट उनके स्कैमस्टर्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से इन देशों में कॉल सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं। उन कॉल सेंटर्स में ये सभी भारतीयों को बिठा के इनको फुल टाइम कहा जाता है कि आपका एक ही काम है कि आपको भारतीयों को ठगना है। और देखिए इसके रिगार्डिंग मेरे पास टेक्निकल एविडेंसेस हैं, हमारे पास ट्रांजैक्शन एपीआईज हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, जो कि विदेश की आईपीज आती हैं, कंबोडिया की आती हैं, लाओस की आती हैं। लेकिन अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को ये जानना है तो अगर सपोज एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जिसमें कई सारे व्हाट्सएप हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर 800-900 लोग जुड़े पड़े हैं, लोगों को लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, तो उसमें कोई भी ऐसे नंबर पर आप नॉर्मल कॉल करके देख लीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल नहीं, नॉर्मल कॉल, किसी भी नंबर पे नॉर्मल कॉल नहीं लगेगी, क्योंकि ये सारा का सारा जो एक सिस्टम है, ये एक सारा जो इकोसिस्टम है, ये इंडिया से नहीं विदेश से चल रहा है। और इंडिया में सारे के सारे जितने भी खाते हैं या जो भी हम इन्वेस्टिगेट करें वो सारे म्यूल अकाउंट्स हैं, भाड़े के खाते। भाड़े के खातों में पैसे पूरे भारत में रोटेट होते हैं और रोटेट होने के बाद
थ्रू क्रिप्टो करेंसीज विदेश में जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत ही एक सरप्राइजिंग होगा कि यार क्रिप्टो मार्केट करें, क्रिप्टो चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन क्रिप्टो जो है साइबर क्राइम में बहुत एक्टिवली एंगेज हो रहा है। तभी मतलब मेरी नॉलेज में इथेरियम, बिटकॉइंस, ठीक है, और ऐसे कई सारे और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि ट्रांजैक्शंस में आती हैं, लेकिन वो एक लेजिस्लेटिव जो गैप है उसमें, एक जो लीगल गैप है, लीगल इश्यूज हैं, वो अभी भी एड्रेस नहीं हुए। तो विदेश से बैठ के भारत में साइबर क्राइम हो रहा है। और इसमें शायद हरियाणा पुलिस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर सकती है। देखिए इसमें कई सारी भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की और भी एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिनसे हम कंटिन्यूस संपर्क में हैं और उनसे एक्टिवली एंगेज करके जितने भी ऐसे नेक्सेस हैं उसको बस्ट भी किया जा सकता है। बट एट द एंड मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर हमने कंबोडिया में या वियतनाम में या थाईलैंड में ये बस्ट कर दिए तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अफ्रीका में भी ये चलने लग जाए, या नॉर्थ अमेरिका में, मेक्सिको में, या फिर गल्फ कंट्रीज़ में चलने लग जाए। तो इसलिए हमें सोचने वाली बात है कि साइबर क्राइम जो चल रहा है आजकल, इट इज़ नॉट जस्ट अ नेशनल फिनोमिना, ट्रांसनेशनल फिनोमिना हो चुका है। आपने एक मेरी ऑफ कैमरा आपसे डिस्कशन हो रहा था जहाँ पे आप एक मलेशियन सिटीजन को आप लोगों ने पकड़ा था, वो कुछ आप बता रहे थे। एक बार डिटेल में बताइए। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि साइबर क्राइम इज अ ट्रांसनेशनल फिनोमिना। उसकी एक लाइव इलस्ट्रेशन है कि गुरुग्राम साइबर पुलिस ने पिछले महीने एक मलेशिया मूल के निवासी को भारत के साइबर क्राइम के एफआईआर में अरेस्ट किया है। सरप्राइजिंगली वो मलेशियन हर महीने भारत में आता था, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा, मैं सिटी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर आके एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स, अराउंड 50 से 100 सिम कार्ड्स, यहाँ एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स को लेके मलेशिया चले जाते थे और मलेशिया से जाके वो आगे थाईलैंड, कंबोडिया में वो सारे सिम कार्ड सर्कुलेट होते थे और उन्हीं के थ्रू जो साइबर क्राइम जो बाहर से चल रहा है उसके दो प्रोमिनेंट तरीके हैं, एक इन्वेस्टमेंट स्कैम है और डिजिटल अरेस्ट का जो आजकल फ्रॉड चल रहा है। इन दोनों में वो एक्टिवली यूज़ होते थे। तो व्यक्ति को लगेगा कि वो जो कॉल आ रही है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल आएगा, अब ऐसा तो नहीं है कि विदेश से आपके पास नॉर्मल कॉल आएंगी व्हाट्सएप कॉल्स या आईपी बेस्ड कॉल आएंगी, लेकिन सिम कार्ड कहाँ है? विदेश में। वहाँ से एक्टिव कॉलर्स इंडिया में आपसे बात कर रहे हैं और आपको साइबर क्राइम के शिकार बना रहे हैं। और वो है इंडियंस ही, वो हैं इंडियंस ही। कई सारे केसेस में ऐसे इंडियंस को डिपोर्ट भी किया भारत सरकार ने, क्योंकि देखिए दो तरह के साइबर स्लेवरी में हमने केसेस देखे। एक तो कुछ ऐसे भारतीय हैं जिनको विदेश में भेज दिया गया और विदेश में एक दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिन्होंने आसान नौकरी के नाम पर उनको लाओस, वियतनाम भेजा और वहाँ जाकर उनके पासपोर्ट वगैरह उनसे छीन लिए जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है और वहाँ उनको यही चीज़ कहा जाता है कि आप साइबर क्राइम करें। और सेकेंडली कुछ ऐसे भारतीय हैं जो कि लालचवश वहाँ पर जाकर, क्योंकि दे प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज, खाना देते हैं, पानी वगैरह देते हैं, ठीक है, और अदर लेजर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिसके लालच में आकर विदाउट यूजिंग देयर माइंड, विदाउट यूजिंग देयर इनर कॉन्शियस, अपने विवेक को भुलाकर वो भारतीयों के साथ ही ठगी करते हैं। ओके, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन एक पूछता हूँ आपसे। पर्सनल है लेकिन प्रोफेशनल ही है वैसे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आप हैं। एक जनरल ऑडियंस जानना चाहती है कि आपकी लाइफ कैसी है, आप पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आपकी डे टू डे रूटीन जो रहता है वो कैसे रहता है, आपका क्या रोल रहता है, वो थोड़ा सा जानना चाहता है। देखिए वर्क लाइफ बैलेंस एक मिसनोमर है, तो वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं बन पाता क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं और गुरुग्राम पुलिस में ही प्रत्येक दिन 100 से 110 कंप्लेंट्स आती हैं साइबर फ्रॉड की।
और सभी के सभी को विदाउट एनी सेकंड थॉट ना सोचे ना समझे अपने पैसे वापस चाहिए होते। तो इसलिए इसमें एक जो डे टू डे रूटीन है, जैसे कई फील्ड्स हैं जिसमें आप कहते हैं कि यू हैव अ 10 to 5 जॉब या यू हैव अ 9 to 6 जॉब, तो इसमें कोई टाइम नहीं है, देयर इज़ नो टाइम फ्रेम। तो वो सारे के सारा एक लाइफ टू लाइफ बेसिस पे, बिकॉज वी हैव चोजन सच काइंड ऑफ लाइफ, तो वो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर आती हैं, लेकिन एट द एंड फैमिली सपोर्टिव रहती है। फैमिली इज द थिंग विच सपोर्ट्स यू, एंड फैमिली की वजह से ही आदमी मोटिवेटेड रहता है। एक सेल्फ मोटिवेशन है, एक दिल में एक जज्बा है कि लोगों के पैसे वापस दिलाने, जो क्रिमिनल्स है उसका नेटवर्क बस्ट करना है। तो दिस इज समथिंग विच मोटिवेट्स मी ईच एंड एवरी डे। और मैं लोगों को भी जनरली बताना चाहूँगा कि साइबर क्राइम जो आज हम समझ रहे हैं इतना बड़ा मिनेस बन चुका है, कॉलर ट्यून्स में हम सुनते हैं, अलग अलग एरियाज में हम सुनते हैं, दिस इज़ एन ऑफशूट ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक करियर जो आज हम जी रहे हैं। परिवार से दूर, क्या पता कुछ माँ बाप हैं जो अलग जी रहे हैं या कुछ बच्चे हैं जो अलग जी रहे हैं। अगर हम अपने पीयर ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में सभी एक दूसरे से डिस्कशन करना छोड़ देंगे और अपने ही उधेड़-बुन में जिएंगे, तो फिर साइबर क्राइम क्या और भी अलग अलग तरह के क्राइम जो हैं वो कमिट हो सकते हैं। मतलब कपल ऑफ मंथ्स बैक आई वॉज रीडिंग दिस नॉवल एंड मुझे एक जगह मैं रुक गया वहाँ पर, क्योंकि एक बहुत बढ़िया लाइन थी कि पीपल टुडे आर लिविंग इन कॉबवेब्स ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल इको चैम्बर्स। बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सी बात मैंने कही, लेकिन आज के समय में जो व्यक्ति है वो अपने दिमाग की जो उपज है, जो हमारे सोच हैं, उन्हीं के जंजालों में फंस के जी पा रहे हैं। वास्तविकता से परे, बिना किसी से जाने पहचाने, तो ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और उसी में अगर आपके पास साइबर क्रिमिनल का फ़ोन आ जाता है कि आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया, अब पता चले फादर से पिछले 20 दिन से तो बात ही नहीं हुई, तो जैसे ही 21वें दिन किसी का फ़ोन आया तो हम इमीडिएटली पैसे भी दे रहे हैं। तो इसलिए आपने जैसे एक पर्सनल सवाल पूछा, तो ऑलवेज कीप योर फैमिली अ बिट क्लोजर। कीप योर फैमिली, अगर आप कन्फाइड करते हैं अपने फ्रेंड्स में, यू से कि मेरे फ्रेंड्स फैमिली हैं, या मेरा पीयर ग्रुप मेरा फैमिली है, या मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस ही मेरे फैमिली है, जस्ट कीप देम क्लोजर, डू नॉट बी आइसोलेटेड। अकेले रहकर, पुरानी कहावतें होती थी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अकेले रहकर बहुत मुश्किल है जिंदगी का। और मोस्टली सर जो ये साइबर क्राइम्स होते हैं, इनमें ऐसे ही केसेस होते होंगे कि जिस इंडिविजुअल को कॉल आया है उसने किसी से कंसल्ट ही नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं एक ब्रॉडर फ्रेम में साइबर क्राइम को देखता हूँ, तो अगर साइकोलॉजिकली भी देखा जाए, जितने हमारे विक्टिम्स हैं वो बहुत ही अकेले रहकर, मतलब कई ऐसे विक्टिम्स हैं जिसमें उनके स्पाउस एक्सपायर हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे विदेश में सेटल्ड हैं, और यहाँ पर किसी से कंसल्ट करने के लिए कोई आदमी ही नहीं है। और तब हमारे पास केस आ गया कि जी 2 दिन तक उन्होंने हमें डिजिटल अरेस्ट रखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर उसका परिवार उसके साथ होता या उसका पीयर ग्रुप उसके साथ होता, कोई एडवाइस करने वाला होता, तो वो ऐसे फ्रॉड में फंसता ही ना। या फिर आप जैसे आजकल हम देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम की हम बात करते हैं, तो स्क्रीन टाइम लोगों का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। डिजिटल वेलबींग की हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन टाइम में लोग इतना ज़्यादा लग रहे हैं कि कोई कहे कि जी आप शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, IPOs में इन्वेस्ट कीजिए और आपको ऐसे 2x या 3x पैसे मिल जाएंगे। और अगर कोई सामने बात करने वाला ही नहीं है, कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, कोई रोकने वाला ही नहीं है, वहाँ पर ये जो केस हैं काफ़ी एक्सेंचुएट हो जाते हैं, काफ़ी लेवल पर बढ़ जाते हैं। तो एक सोशोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रीज़न भी है कि साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि ऑलवेज कीप योर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्लोजर, उनसे डिस्कशन ज़रूर करें। और जैसे आपने मेरे से पहले पूछा था, इंक्वायर करेंगे ना, 4-5 सवाल पूछेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके साथ साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता। ग्रेट।
केसेस की बात कर रहे थे सर, आप कह रहे थे बहुत सारे केसेस होते हैं, इंटरेस्टिंग केस होते हैं। कोई एक केस साइबर क्राइम का जो आपने रिजॉल्व किया हो, मे बी एक बड़ा केस हो या बहुत इंटरेस्टिंग केस हो, उसको बताना चाहेंगे आप? देखिए, कई सारे केसेस हैं जिसमें हमने क्या कहते हैं सॉल्व किए, लोगों को पैसे भी दिलवाए। तो अगर रिसेंट का एक केस मुझे अभी याद आता है, तो उसमें हुआ क्या था कि हमारे पास एक इंटेल हाई के गुड़गांव के लैंडलाइन नंबर से इन्वेस्टमेंट स्कैम चल रहा है। लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट स्कैम वो होता है कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़कर दे प्रपोज कि आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे 1.5 गुना 2 गुना हो जाएंगे। और व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर कोई भी कंपनी का ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जो आपको कहे कि हम इन्वेस्टमेंट में आपके 1.5 गुना 2 गुना कर देंगे। पुरानी कहावतें भी रह चुकी हैं कि लालची गांव में ठग कभी भूखा नहीं सोता। तो ऐसी एक इन्वेस्टमेंट का हमारे पास केस आया था जिसमें पता चला था कि गुड़गांव के लैंडलाइन नंबर से फ्रॉड चल रहा है। तो आई वॉज ऑफ एन ओपिनियन, मुझे लगा कि अगर गुड़गांव के लैंडलाइन नंबर हैं तो गुड़गांव से कहीं फ्रॉड चल रहा होगा। तो हमने वहाँ पर रेड की। सरप्राइजिंगली वहाँ पर ऐसी कोई कंपनी ही नहीं थी। हमारे फिर इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल एविडेंसेस के बेसिस पे हमें पता चला कि वो सारे का सारा जो है वो नोएडा में चल रहा है। और जैसे ही हम नोएडा पहुँचे, वहाँ पर हमें पता चला कि एक बहुत ही बड़ा कॉल सेंटर वहाँ पर एस्टेब्लिश था, जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए और लोन फ्रॉड के लिए, ये जो आपके माइक्रो लोन्स होते हैं 4,000 5,000 के, और उसके बाद लोगों को परेशान करते हैं, उनका कॉल सेंटर चल रहा था। और उनके पीछे चाइनीज़ और इंडोनेशियन साइबर क्रिमिनल थे जो कि सारा का सारे कमिट करवा रहे थे। तो वो एक नेशनल हेडलाइन में भी आया कि ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से एक इंडस्ट्रियल स्केल कॉल सेंटर्स में भारतीय बैठकर अपने जो चाइनीज़ और इंडोनेशियन मेन ब्रेन चाइल्ड हैं उनके कहने पर भारतीयों को ठग रहे थे। कितना बड़ा कॉल सेंटर था सर, कितने एम्प्लॉइज? देखिए, बहुत बड़ा कॉल सेंटर था वहाँ पर। हमने जब रेड की तो तकरीबन हमने 20 लोगों को तो मौके से अरेस्ट किया था। और मान के चलिए कुछ कॉलर्स ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता वो कर क्या रहे। आसान नौकरी, सस्ती नौकरी के लिए कई सारे जो युवा हैं वो मतलब कहीं बह कर बिना कुछ इंक्वायरी करके कहीं पर काम करने लग जाते हैं। तो 20 लोगों को हमने मौके पर गिरफ्तार किया। और जो भी जैसे बाहर का नेटवर्क है, बाहर क्योंकि इंटरनेशनल एक्सेस था, उसको भी हमने ब्रेक किया फिर। ग्रेट सर, व्हाट्सएप हर एक आदमी यूज़ करता है, आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। कोई ऐसी टिप्स जो हमारे व्हाट्सएप यूसेज को सेफर बना सकते हैं? व्हाट्सएप पर अगर आप सभी मेरे साथ हैं तो आप एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कीजिए कि अपने सेटिंग्स में जाकर, प्राइवेसी में जाकर, प्रोफाइल पिक्चर और स्टेटस को माय कॉन्टैक्ट्स कर दीजिए। क्योंकि जनरली देखने में यह आया है कि व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से किसी आपके परिचित की फ़ोटो लगाकर आपके पास मैसेज किया जाता है कि ये मेरा नया नंबर है और भाई मुझे जल्दी पैसों की ज़रूरत है और 20,000 या 30,000 रुपये आप अभी फॉरवर्ड कर दीजिए। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि इसमें कई सारे नाइजीरियंस भी इन्वॉल्व हैं। तो अपने व्हाट्सएप में जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उसमें आप 100% सिर्फ माई कॉन्टैक्ट्स रखिए। सेकेंडली, ग्रुप्स में है कि हु कैन ऐड मी इनटू दिस ग्रुप, एक सेटिंग्स में एक ऑप्शन आता है, तो उसमें सिर्फ माई कॉन्टैक्ट्स रखिए कि कोई अनजान व्यक्ति आपको कोई ऐसे ग्रुप में ना जोड़ दे जो कि एक्चुअल में कुछ इलीगल सब्सटेंसेस में डील कर रहा हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के ग्रुप हों, चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के हो, क्योंकि ऐसे सारे ग्रुप्स फर्जी हैं। तो अगर आप ऐसे ग्रुप में जुड़ जाते हैं फिर योर माइंड टेक अ बैक सीट और आपको लगने लग जाता है मैं भी कुछ पैसे कमा लूँ। पैरेलली व्हाट्सएप में आप एक चीज़ ज़रूर करें कि कोई भी अगर आप अनजान व्हाट्सएप के ग्रुप पर जुड़े हैं या फॉर डेट मैटर अगर आप टेलीग्राम के भी कोई ग्रुप पर जुड़े हैं
जो कि प्रॉमिस कर रहा है कुछ नई टास्क जॉब या कोई प्रॉमिस कर रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट जॉब, उसको आप प्लीज़ 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 अभी एग्जिट कर दें। क्योंकि ऐसी कोई व्हाट्सएप की पॉलिसी नहीं है जिसमें वो प्रमोट करते हैं कि आप ऐसे, सपोज गोल्डमैन सैक्स का कोई व्हाट्सएप ग्रुप किसी ने बना दिया, अभी आदित्य बिरला का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया या रिलायंस का बना दिया, एंड दे प्रमोट देमसेल्व्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट सेड कंपनी, और फिर आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। तो ऐसे कोई भी फर्जी ग्रुप में कभी भी व्हाट्सएप पे ना जुड़ें। तो ये 3 ब्रॉडर सेटिंग्स हैं विज़ा विज़ व्हाट्सएप, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, जिसको हमें इम्बाइब करना चाहिए, और हाँ, अपने पेरेंट्स के मोबाइल में ज़रूरी सेटिंग्स करनी चाहिए। ग्रेट। सोशल मीडिया, हर आदमी कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो यूज़ करता है। कोई फेसबुक यूज़ करता है, कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है, कोई यूट्यूब यूज़ करता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया को सेफर बनाने के लिए कोई टिप्स आप देना चाहते हैं? सोशल मीडिया, देखिए 2 दिन पहले मेरा एक कॉलेज में एक अवेयरनेस सेशन था, तो मेरा लोगों से, बच्चों से एक छोटा सा एक प्रश्न था, सवाल था कि कितने बच्चे यहाँ पर इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो मान के चलिए कि सभी ने हाथ अपना उठा लिया था। मेरा दूसरा सवाल था कि कितने लोग 2 इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते हैं। तो आई कुड हियर अ लाउड लाफ, सभी हंसने लग गए। तो मैंने पूछा कि दूसरे इंस्टाग्राम से करते क्या है? तो एज पर IT एक्ट सेक्शन 66C एंड सेक्शन एज पर IT एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66C एंड 66D, इम्पर्सनेशन या आइडेंटिटी थेफ्ट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपके खिलाफ FIR हो सकती है, आप अरेस्ट हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति की प्रोफाइल को प्लीज इम्पर्सनेट ना करें, नंबर 1। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज पर सेक्शन 67 एंड 67A, शेयरिंग, पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग ऑफ एनी कंटेंट विच इज लेशिविशियस इन नेचर, विच इज ऑब्सीनिक इन नेचर, जो कि एक फुहड़ कंटेंट है, सेक्शन 67, सेक्शन 67A। मतलब आजकल हम देखते हैं, जैसे सपोज किसी फोटो, पर्सनल फोटो किसी ने शेयर कर दी, ठीक है, या स्कूल्स कॉलेजेस में हम देखते हैं कि किसी प्रोफेसर की हमने मॉफ्ड फोटो लगा दी, ठीक है, या फिर साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग के केसेस आते हैं, ठीक है। तो किसी कंसेंशुअल कपल के किसी थर्ड पार्टी ने फ़ोटो लेके उसको पब्लिश कर रहे हैं, या फिर काउंटलेस केसेस आते हैं जहाँ पर रिलेशनशिप गॉन सॉर के केसेस आते हैं। मतलब पहले आप अच्छे मित्र थे, दोस्त थे, गर्लफ्रेंड्स थे, बॉयफ्रेंड थे, एंड समवेयर डाउन द लाइन इट डिडंट एंड वेल, तो आप पुरानी फ़ोटोज़ वो शेयर कर रहे हो, कुछ इंटीमेट फ़ोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं वो शेयर कर रहे हो एक अनजान प्रोफाइल से। तो बिलीव मी, आपके सारे के सारे IP लॉग्स सिक्योर्ड रहते हैं। चाहे आप VPNs लगा दो, चाहे आप फर्जी प्रोफाइल बना दो, चाहे आप कुछ बना दो, वो सारे के सारे जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो पुलिस के पास आ जाते हैं। और इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, वो पुलिस को डेटा देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब ओमिशन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट लीगली आस्क्ड बाय अ लीगल अथॉरिटी टू डू सो। तो अगर ऐसा कोई केस हमारे पास आता है, मैं गुरुग्राम की तो गारंटी लेता हूँ, अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसमें 100% FIR भी होती है और व्यक्ति भी अरेस्ट होता है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि एक तो ऐसी फर्जी प्रोफाइल्स ना बनाएं, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसा किसी पे आपत्तिजनक कंटेंट ना लिखें, सेक्सिस्ट कमेंट ना लिखें, ऑब्सीनिक फुहड़ कंटेंट, फोटो या वीडियो ना शेयर करें। और अगर सेफ्टी की आप बात करते हैं तो विज़ा विज़ सेफ्टी मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखें। पहले हम सभी को एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर हम पब्लिक प्रोफाइल करेंगे तो इट वुड हैव अ ग्रेटर रीच, तो आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को, चाहे फेसबुक पे है, चाहे इंस्टाग्राम पे या कोई और प्लेटफॉर्म्स पे, उसको लॉक करके रखें।
सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आपके पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर करें। बहुत आलस में हम कभी कभी ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं इसको हम नहीं करते, और उसके बाद हम रिपेंट ज़रूर करते हैं। हमें फील होता है कि किसी ने हमारी प्रोफाइल कॉपी कर ली या किसी ने हमारे नाम से गलत पेज बना दिए। तो 2 चीज़ें, एक तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें करनी नहीं है, एक तो फर्जी प्रोफाइल नहीं बनानी है, और दूसरा किसी के बारे में ऐसे कुछ भी कमेंटबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। हमने कोई उसकी फ़ोटो या वीडियो शेयर करनी जो कि आपको, देखिए विवेक बता देता है कि मैं सच कर रहा हूँ या गलत, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें तो हो गई प्रिवेंशन में। और प्रिकॉशन में नंबर 1 मैंने आपको बताया कि एक तो अपनी प्रोफाइल जो है लॉक करके रखनी, पब्लिक नहीं करनी, और दूसरा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर कर लें। अगर किसी को नहीं पता 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे सेटिंग्स के बटन होते हैं। सेटिंग्स में जाके आप प्राइवेसी में जाकर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे एक्टिवेट करेंगे तो अगर किसी को आपका पासवर्ड भी पता चल जाए तो भी, और वो एक्सेस करेगा, तो आपके मोबाइल में उसी टाइम एक पिन कोड आ जाएगा जिसको बिना लिखे, बिना एड्रेस किए वो ये काम कर ही नहीं सकता। ग्रेट सर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट हैक हो गई थी। बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं कंट्री के, उनके पोर्टल्स हैक हो जाते हैं। तो क्या हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी साइबर क्राइम से सेफ नहीं हैं? देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है क्योंकि रैंसमवेयर अटैक्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली वी हैव अ सिस्टम इन प्लेस। सर्ट-इन नाम की एक एजेंसी है, एक NCIIPC करके एक एजेंसी है जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सिक्योरिटी, साइबर डोमेन्स को चेक करती है। एंड फॉर्चुनेटली जितने भी हमारे पास ये साइबर अटैक्स हुए हैं, रैंसमवेयर अटैक्स हुए हैं, उसमें हमने प्रिवेंशन की, ठीक है। मतलब हमने नहीं, मतलब ये जो डेडिकेटेड ये जितनी भी डेडिकेटेड एजेंसीज़ हैं इनके थ्रू कोई डेटा लीक नहीं हुआ। लेकिन इसका एक और अलग फेसेट है जो सभी को मैं बताना चाहूँगा। देखिए, डेटा प्रिवेसी इज़ अ मिथ इन टूडेज टाइम। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा सुरक्षित है, ठीक है, तो आप मिसलीड कर रहे हैं अपने आप को। आप अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं उस चीज़ में, क्योंकि काउंटलेस प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे छोटे सा अगर मैं एग्जांपल दूं, आप कहीं शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो शॉपिंग में जैसे बिल लेते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मे आई हैव योर नंबर प्लीज़, मे आई हैव योर एड्रेस प्लीज़, ठीक है, या आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल लेते हैं। ऐसे अगर आप कहीं खाने जाते हैं, अगेन वो सारा का सारा नंबर लेते हैं। एंड यू नेवर नो कि किस सिस्टम में, चाहे वो एक प्राइवेट सिस्टम हो, चाहे वो एक गवर्नमेंट सिस्टम हो, उसका डेटा लीक हो और आप क्या कहते हैं, उस डेटा लीक की वजह से आगे अफेक्ट हो। मतलब शायद 1-1.5 साल पहले की न्यूज़ थी कि ये डोमिनोज का सारा डेटा ब्रीच हो चुका था, और वो डेटा ब्रीच के बाद वही सारा का सारा जो डेटा है ये साइबर क्रिमिनल्स को बेचा जाता है। And when I'm talking about cyber criminals, these are not just national cyber criminal, these are international cyber criminals. तो ये इस पे हमें बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि डेटा को हम सिक्योर या प्राइवेट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि डेटा जो डिजिटल स्पेस है वो दिन प्रतिदिन एक्सपेंड करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वी आर इन टू टाइम जहाँ पर डी फेक्स आर बिकमिंग डे टू डे एक्टिविटी। AI बेस्ड मशीन लर्निंग काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं। क्रिप्टो करेंसीज का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब इमेजिन कीजिए कि डी फेक से राहुल शर्मा की वीडियो बनी आस्किंग फॉर सम मनी किस वे में, क्रिप्टो करेंसीज में, और वो एड्स कहाँ पर डल रही हैं, वो सारे के सारे गूगल के एडवर्ड्स के थ्रू चल रही हैं और मल्टीपल एड्स चल रही हैं। तो आपको कितना पर्सनल लेवल पर हार्म हो सकता है। तो अगेन दिस इज समथिंग वेरी ट्रेजिक। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना भयानक हो सकता है ये सारा का सारा। डेट इज़ वाई अगर हम अपना डेटा सिक्योर नहीं कर सकते तो हम अपने आप को ज़रूर सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं सभी को ज़रूर बताना चाहूँगा
कि आपकी पर्सनल एंगेजमेंट के बिना आपके साथ कोई साइबर क्राइम कमिट हो ही नहीं सकता। ऐसा टाइम नहीं आया है जहाँ पर आपको लगे कि जी हमने तो कुछ किया नहीं और हमारे खाते से पैसे चले गए, या हमने तो कुछ किया नहीं हमारी गलत प्रोफाइल बन गई। कहीं ना कहीं आपकी एक्टिव या फिर तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रही होगी जिसकी वजह से वो साइबर क्राइम कमिट हुआ। ओके। आप जब रेड्स की हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन में पूछना भूल गया था, जब आप रेड्स करते हैं तो बहुत सारा आपको मटेरियल वहाँ से आप रिकवर करते होंगे, कुछ फ़ोन्स रिकवर करते होंगे, कुछ गैजेट्स रिकवर करते होंगे, कुछ कैश भी रिकवर करते होंगे। हालांकि ये शायद कैश वाला जो क्वेश्चन है ये शायद साइबर फ्रॉड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उन गैजेट्स का, उन फ़ोन्स का क्या होता है? देखिए, साइबर क्राइम में जितने भी हम डिवाइसेस रिकवर करते हैं, चाहे वो मोबाइल्स हों चाहे वो लैपटॉप्स हों, तो वी हैव आवर फॉरेंसिक एजेंसीज, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज, जो कि एनालिसिस करती हैं सारे के सारे डिवाइसेस का, चेक करती हैं, एक लिंकेज एस्टेब्लिश करती हैं और वो फिर अपनी रिपोर्ट देती हैं। तो ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो हमारी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करते हैं, और जैसे ही सपोर्ट हो जाती है फिर हम इनको जो भी ऑक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पर इनको मतलब क्या कहते हैं ऑक्शन कर देते हैं। फिर ऑक्शन कर दिया, फिर ऑक्शन कर देते हैं, सारे डिवाइसेस क्लीन कर। ओके सर, सेल फोन जो है, साइबर क्राइम मोस्टली कहीं ना कहीं सेल फोन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो जब हम पुराना कोई सेल फोन किसी से परचेज करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं नया सेल फोन खरीदने का बजट नहीं है, पुराना सेल फोन लेते हैं, तो पुराना सेल फोन लेना क्या ना लें, और अगर लें तो क्या प्रिकॉशंस लें? देखिए, मैं जनरली रेकमेंड करूँगा कि पुराना सेल फोन्स ना लें, क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं, कई सारी मतलब शायद आप सभी को पता होगा, जैसे चोर मार्केट का नाम हमने सुना है, कई सिटीज़ में इस्टेब्लिश है जहाँ पर ये चोरी के फ़ोन इधर उधर यूज़ होते हैं। तो अगर कहीं FIR वगैरह होती है, ठीक है, क्योंकि अगेन वो जो आप फ़ोन्स सेकेंड हैंड भी ले रहे हैं, कुछ ऐसे डर्ट चीप प्राइजेस आपको ऑफर किए जाते हैं जिनमें आपको लगता है यार ये फ़ोन तो मिल ही नहीं सकता। सपोज़ कोई सेकेंड हैंड फ़ोन आपको 10,000 का दे रहा है, ठीक है, अगर आईफोन 10,000 का दे रहा है, आपको पता है कि सेकेंड हैंड भी इतना जल्दी अवेलेबल नहीं हो सकता। तो यू शुड ऑलवेज हैव डेट इंक्वायरी, मतलब एक आपको उसी टाइम दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार ये ज़रूर कुछ ना कुछ लेना देना हो इसका होगा। तो अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो आई वुड रिकमेंड कि कभी भी हम सेकेंड हैंड फ़ोन तो ना लें, क्योंकि हमें ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे कि वो उसके ओरिजिनेटर कौन है। और अगर हम ज़्यादा इंक्वायरी वगैरह करेंगे दुकानदार से कि दिखाओ भाई ये आपके पास कहाँ से आया, क्यों आया, ये आया, तो कहीं कहीं दुकानदार दिखा भी पाते हैं, कहीं कहीं नहीं भी दिखा पाते हैं। तो वाई शुड वी, मतलब हम क्यों अपने आप को नई तरह के प्रॉब्लम में घुसाएं या स्यापे में डालें जब हम ओरिजिनली एक अच्छा फ़ोन, चाहे एक लो बजट फ़ोन खरीद पाएँ। तो रिकमेंडेशन यही है कि फ़ोन पुराना ना खरीदें। हाँ, फ़ोन हो या कोई भी डिवाइस हो, वो पुराना जनरली नहीं लेना चाहिए। ओके। दूसरा इसी पे क्वेश्चन सर, अगर मुझे अपना फ़ोन बेचना है जी, मेरे पास लेट्स से आईफोन है, 3 साल हो गए, अब मुझे बेचना है, तो ये फ़ोन बेचने के लिए मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, अगर आपने अपना फ़ोन बेचना है तो सबसे पहले तो फैक्ट्री रीसेट ज़रूर कर लें फ़ोन को। मतलब अगर आप सोचेंगे कि मैं अपनी गैलरी को ख़त्म कर लूँ या फिर मैं अपने जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको अनइंस्टॉल कर लूँ और मेरा फ़ोन में कोई अब डेटा सिक्योर्ड नहीं है, तो जो फ़ोन में आपकी जो रैम है, ठीक है, आपके फ़ोन में जो आपकी मेमोरी स्पेस है, उसमें कहीं ना कहीं वो जो डेटा के पैकेट्स होते हैं वो रिडन होते हैं। तो डेट इज़ वाई व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि एक बार आप फैक्ट्री रीसेट क्यों कर लें। फैक्ट्री रीसेट से क्या होगा कि जो आपके स्टोरेज स्पेसेस ऑलरेडी यूटिलाइज हैं वो सारे के सारे इरेज हो जाएंगे। और अगर किसी को ज़्यादा ही मतलब कोई डाउट है तो 2 बार फैक्ट्री रीसेट कर लें, उसके बाद ज़रूर आप वो फ़ोन बेच सकते हैं। फ़ोन बेचते वक्त क्या प्रोसेस फॉलो करें, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कराएं कि मैंने इनको दे दिया है? नहीं, अगर आप 2 बार फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं तो वो एक तरह से एक नया फ़ोन ही एस्टेब्लिश हो गया। अगर वो आपको प्रॉपर बिलिंग आपको प्रोवाइड करें, अगर आपको सारा का सारा इनवॉइस मेमोज वगैरह दें,
तो डेट्स अ जेन्युइन थिंग। और कई सारे ई कॉमर्स साइट्स हैं जहाँ पर आप फ़ोन बेच भी सकते हैं, लेकिन फ़ोन से ज़्यादा आपका पर्सनल डेटा है जो कि इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि फैक्ट्री रीसेट ज़रूर अपना फ़ोन करके रखें। वंडरफुल सर, बहुत अच्छा पॉडकास्ट जा रहा है। आई एम श्योर लोगों को बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा होगा। जो पूरा पॉडकास्ट देख लेंगे शायद इनके ज़िंदगी में कभी साइबर फ्रॉड हो ही ना। बिल्कुल। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं करा है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर पूछ लेता हूँ आपसे। डिजिटल वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है, छोटी छोटी कंपनीज भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने बिजनेसेस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पुलिस कुछ कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज या उस तरफ देख रही हैं फ्यूचर में? देखिए बिल्कुल, कई सारे ओसिंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल कहते हैं, जिनको पुलिस डे टू डे इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करती है। मतलब बट नेचुरली मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो कि दीज आर नॉट अवेलेबल इन पब्लिक स्पेस, ये जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं, लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश में ऐसे टूल्स का यूज़ करती है। अपार्ट फ्रॉम डैट, जो डेटा माइनिंग है, जो क्या कहते हैं डेटा मैनिपुलेशंस हैं, या हम बात करें डेटा कंप्यूटिंग की बात करें, तो अगर मैं डेटा कंप्यूटिंग की बात करूं तो हमारे पास कई सारे ऐसे पोर्टल्स हैं विच एक्ट एज रिपोजिटरी, जहाँ पर सारी की सारी कंप्लेंट्स का लिखा जोखा होता है, और उनके थ्रू हम लिंकेजेस भी एस्टेब्लिश करते हैं कि सपोज़ इस बैंक खाते में इतने सारे फ्रॉड्स हो रखे हैं, या फिर इस पर्टिकुलर नंबर से इतने ज़्यादा सिम कार्ड्स वगैरह ऑपरेट हो रहे हैं, या जैसे आपने कहा कि हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन, वो सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से एस्टेब्लिश होता है, और वो सारे का सारा एस्टेब्लिश करके हम लोगों तक पहुंच पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम डेट, टाइम टू टाइम बेसिस पे हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो गूगल हो चाहे फेसबुक हो, उनसे एक्टिवली एंगेज करते हैं, जिससे कि जो डिजिटल स्पेसेस हैं उस पर लॉ इन्फोर्समेंट अपने इनपुट्स दे, जिससे कि ये प्लेटफॉर्म्स सिक्योर्ड रहें और सेफ रहें। ताकि क्योंकि जितना आपका गूगल है या फेसबुक है, ये सभी के सभी स्पॉन्सर्ड एड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं। तो एड्स कौन सी जनरेट कर रहे हैं, क्या उन पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखने, तो टाइम टू टाइम हम उन पे बताते हैं, ताकि साइबर क्रिमिनल ये प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करके आगे कोई साइबर क्राइम कमिट ना करें। वंडरफुल, थैंक यू सो मच प्रियांशु जी, आप आए, आपने बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। आई एम श्योर बहुत सारे लोग चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 किया जाए, तो आप कमेंट्स में लिखें क्या हमें पार्ट 2 करना चाहिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू साइबर क्राइम, मैं पर्सनली अब प्रियांशु जी के साथ कनेक्ट होने वाला हूं, और अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कमेंट्स में तो मैं कोशिश करूंगा प्रियांशु जी से उसका आंसर लेके और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने की, तो कमेंट्स में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया। इट वॉज वर्थ प्लेजर बीइंग विद यू। थैंक यू सो मच, एंड आई जस्ट विश के सभी के सभी साइबर सेफ रहें, साइबर सिक्योर रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर, जय हिंद।